हेलो। तो आज हम अपना ग्रेविटेशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। और बेसिकली हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चंस हमारे पास है। जैसे स्टार्टिंग का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे दो मास दिए होते हैं, आर दिया होता है, तो फोर्स ये बनता है, राइट। तो ये हमारे पास है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ, मान लो ग्रेविटी, अगर मान लो अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम है जैसे कि, तो ऑफ कोर्स F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर उसको लगना चाहिए। अब हमारा वेट खुद भी लगता है एम जी नीचे, तो एम से एम कट जाता है, तो जी का फॉर्मूला क्या आता है, स्मॉल जी का, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब, जैसे मैंने बताया था ना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब कोई भी दो बॉडी के बीच का, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, तो ये है हमारे पास ग्रेविटी, राइट। तो ठीक है। और हमें एक और चीज क्या पता है, कि हमारे पास डेप्थ पे है, तो अगर हम नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं, तो इसका मतलब ये डेप्थ पे हम नीचे जा रहे हैं। तो जब डेप्थ पे हम नीचे जा रहे हैं, तो ये मेरे, तो जो हम डेप्थ पे नीचे आ रहे हैं, तो ये मेरे पास है डी। इसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का डी बाई आर। अगर हम नीचे आ रहे हैं तब भी जी माइनस होता है, आई मीन तब भी मेरे पास ग्रेविटी कम होती है। और जब हम ऊपर जाते हैं तब भी मेरे पास ग्रेविटी कम होती है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला मैंने करवाया था, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का टू एच बाई आर। तो हम ऊपर जा रहे हैं तब भी डिक्रीज करती है ग्रेविटी, और अगर हम नीचे आते हैं तो तब भी, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो जब हम नीचे आते हैं तो नई ग्रेविटी कितनी बनती है, जी इज इक्वल टू वन माइनस डी बाई आर। और जब हम ऊपर जाते हैं तो नई ग्रेविटी कितनी बनती है, जी वन माइनस टू एच बाई आर। ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर जाने पे ज्यादा जी कम होता है, नीचे आने पे इतना जी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है, राइट। और हमने एक चीज देखी थी, पोल और इक्वेटर पे क्या होता है। तो भाई देखो, अगर अर्थ ये मेरे पास रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, राइट, तो पोल पे तो इतना फर्क नहीं दिखेगा, बाहर कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, क्योंकि अर्थ तो ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। तो इस इक्वेटर पे बाहर की साइड तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो भाई हमारा वेट हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। मान लो 50 यहाँ पे लग रहा है, 50 यहाँ पे लग रहा है, तो जब 50 यहाँ पे लग रहा है तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो 50 का 50 ही फील होगा। लेकिन जब यहाँ पे आ रहे हैं तो बाहर तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है हमारे पास। तो अगर 50 अंदर की साइड है, मान लो बाहर की साइड मेरे पास 10 लग गया, तो मेरे को वेट कितना फील होगा यहाँ पे, सिर्फ 40। तो इसका मतलब इक्वेटर पे हमारा वेट डिक्रीज होता है। और जब पोल पे जाते हैं तो इक्वेटर तो बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल होता ही नहीं है, तो इसलिए सारा वेट यहीं पर ही नीचे लगने लग जाता है। तो इक्वेटर पे मेरे पास वेट कम रहता है, क्योंकि बाहर सेंट्रीफ्यूगल वाला एक फोर्स लगता है। जैसे गोल गोल गोले पे, जो गोल गोल झूले पे जब गोल गोल घूमते हैं, तो बाहर की साइड एक फोर्स खींचता है ना हमें। सेम उसी तरीके से अर्थ भी गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से हमारा वेट ओवरऑल कम हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी वन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा है जिस भी पॉइंट पे आप खड़े हो, ठीक है, ये अल्फा। और ये आर रेडियस है इसकी, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे कि हमें पता है कि इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे अगर कोई आ गया है, तो अल्फा कितना बनेगा फिर ये, इस पॉइंट से जब यहाँ पे आएंगे तो अल्फा जीरो हो जाएगा। अल्फा जीरो तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम ग्रेविटी में कमी आई है, देखो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। जितनी तेजी से ये घूमेगा और जितनी रेडियस होगी, उतना ज्यादा मेरे पास ग्रेविटी कम हो जाएगा। और ग्रेविटी कम होगा तो मेरा वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है। लेकिन अब आते हैं पोल पे, जब हम पोल पे जाएंगे ऐसे, तो ये अल्फा पे ऐसे होता जाएगा। ठीक है। पोल पे तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, 90। अल्फा 90 होगा तो कॉस 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। जब पूरा ही जीरो हो जाएगा तो वही सेम ग्रेविटी ग्रेविटी बन जाएगा जो हमारे पास ओरिजिनली होता है। तो उस टाइम में मेरे पास जी जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो उस टाइम में मुझे रियल वेट फील होगा, मतलब पोल, तो पोल पे आते आते वेट मेरा इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब जो ओरिजिनली है। ठीक है। तो ठीक है, तो फाइनली मेरे पास इतना होता है। तो इसका मतलब पोल पे आते आते वेट बढ़ता है, और पोल से इक्वेटर की तरफ जाते जाते वेट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बढ़ने लग जाता है। तो हम क्वेश्चन इसी के ऊपर ट्राई करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of the each particle. ठीक है। तो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है, और ये गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये दोनों दोनों घूमते जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर, तो ये एक दूसरे की अट्रैक्शन में ही गोल गोल घूमते जा रहे हैं। अब वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल। तो दोनों की वेलोसिटी, अब कुछ वैल्यू तो हमें ऐसा दे नहीं रखी है, तो ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, तो देखो यार, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन लग रहा है, तो हमें एक बात तो पता लग ही जाएगी यहाँ पे, क्या, कि जब दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो मूव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है।
तो जी तो लगेगा ही, वही फोर्स मतलब कोलम्स लॉ नहीं, वी कैन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जी, दोनों का मास mm है, तो m1 m2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, mm लिखेंगे। अब देखो दोनों अगर आर रेडियस से चलते जा रहे हैं, एक इधर की साइड है मान लो और एक इधर की साइड है, और ये दोनों ऐसे गोल गोल घूमते जा रहे हैं एक दूसरे के अट्रैक्शन में, तो फिर अब टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, अगर एक ऐसे अपोजिटली, एक ऐसे घूम रहा है एक ऐसे घूम रहा है, चलते जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये 2r इस तरीके से गोल गोल घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनका फोर्स कितना बनेगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दो पार्टिकल इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूमते जा रहे हैं एक दूसरे के अट्रैक्शन में, खो गए हैं एक दूसरे के अट्रैक्शन में। ठीक है, इसलिए गोल गोल घूमते जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि अब देखो हमें पता है कि ये ऐसे कैसे घूम पा रहे हैं भाई, अट्रैक्शन तो इनको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो फिर ये अंदर क्यों नहीं आ रहे, क्यों ये बाहर की साइड ऐसे फंसे हुए हैं कि ना तो अंदर आ पा रहे ना बाहर, क्योंकि अंदर का अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में बाहर का सेंट्रीफ्यूगल भी तो होता है, हमेशा पता है ना। अगर जैसे जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो ये उड़ क्यों नहीं जाती, या ये अंदर ही क्यों नहीं आ जाती, अट्रैक्शन इतना ही है तो, क्योंकि बाहर का सेंट्रीफ्यूगल ने बैलेंस कर रखा है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बैलेंस किससे हो रखा है, ये बैलेंस हो रखा है सेंट्रीफ्यूगल से। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स राइट अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल। तो यही एक तरह से क्या किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है एक तरह से अंदर वाला फोर्स, भाई बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है और ये अट्रैक्शन वाला फोर्स अंदर लग रहा है, तो अंदर वाला फोर्स ये कौन दे रहा है फिर, अंदर वाला फोर्स ग्रेविटेशन दे रहा है ना, जिसको तो हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये वाला तो वो अंदर क्यों नहीं आ रहे या वो बाहर क्यों नहीं उड़ रहे, क्योंकि दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय आर, और यू कैन से नेसेसरी सेंट्रीपिटल, mv² बाय आर यहाँ पे हो रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो m से m कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर फाइनली, इन दो पार्टिकल्स का, तो ये हो जाएगा gm/4r। ठीक है, वेरी सिंपल, अगर तुम्हें वैल्यू दे दी जाएगी तो हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो इसमें मतलब कुल मिला के वो हमसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर दो पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, तो अब जब वो घूम रहे हैं तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी का मतलब पक्की बात है हमें सेंट्रीफ्यूगल से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दो, जैसे मैंने हमेशा बताया कि जैसे दो लड़कियां होती है, दो लड़कियां केकली खेलती हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो ना तो वो बाहर गिरती ना अंदर आती, क्यों, क्योंकि अंदर की साइड तो उन्होंने अपने हाथ पकड़ रखे हैं और बाहर की साइड क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, तो दोनों बैलेंस हो जाती हैं, तो उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सी आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो कह रहे दी मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इतनी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास यहाँ पे सन दे रखा है, ठीक है, और ये मेरे पास ये सन है और मेरे पास मान लो अर्थ है, ठीक है, ये सन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये सन है मेरे पास और ये मेरे पास अर्थ है, और ये इसके ऐसे चक्कर लगाती है, राइट, सबको पता है। तो इनका जो दे रखा है एक मीन रेडियस, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा पाते, तो वो रेडियस आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन, तो हमसे मास पूछना चाह रहा है सन का। तो सन का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई अर्थ से बड़ा भी बड़ा आ गया, वरना तो हम अर्थ को ही कैपिटल एम मानते थे। तो अर्थ के मतलब सन के मास को मान लेते हैं कैपिटल एम, और अर्थ के मास को मान लेते हैं स्मॉल एम। तो अब हमें पता है, देखो अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये अर्थ अट्रैक्ट मतलब एकदम ऐसे ऑर्बिट में क्यों घूम पा रही है, क्योंकि बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा होगा अर्थ के ऊपर, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगल है तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल दिया जा रहा है ना, mv²/r, हमेशा की तरह। अंदर भाई बाहर की साइड तो सेंट्रीफ्यूगल लगता है, लेकिन अंदर का नेसेसरी सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, यही mv²/r। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं वही, तो हम हमेशा यही करते हैं जब भी कोई गोल गोल चीज घूमती है। तो mv²/r इज इक्वल टू क्या होगा, जो अंदर का अट्रैक्टिव फोर्स है, अंदर का अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये आर आपको दे रखा है। अच्छा देखो, अब ये स्मॉल एम क्या है, अर्थ का मास है, और ये कैपिटल एम क्या है, सन का मास है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक चीज तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये वाले स्मॉल एम से मतलब अर्थ का मास तो कट ही गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, वो भी सन का। अब अगर हमें सन का मास निकालना है, तो देखो अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि हमें वेलोसिटी तो पता ही नहीं है। तो जब वेलोसिटी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, देखो, अच्छा कोई बात नहीं, अगर हमें वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना बन रहा होगा वेलोसिटी के लिए, 2 पाई आर डिस्टेंस होगा, राइट। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर अपॉन में टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर। और नीचे क्या है मेरे पास, ये आर दे ही रखा है, तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्योंकि वेलोसिटी पता ही नहीं है मुझे, इसलिए मुझे करना पड़ा, एम से एम कट ही गया है। तो कैपिटल जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी तो कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमने वो भी काट दिया, तो बस यहाँ पे वेलोसिटी तो बचा, मतलब तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक आर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर से एक आर यहाँ कट गया, तो ये वेलोसिटी बचा यहाँ पे, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर टी स्क्वायर, और जी एम बाई आर बचा यहाँ पे। और हमें बेसिकली निकालना क्या है, कैपिटल एम निकालना है। तो अगर कैपिटल एम निकालना है तो बाकी सब उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, आर वहां पे पहले से ही था एक आर स्क्वायर, और अब ये एक और आर चला गया, तो आर स्क्वायर और क्यूब, आर क्यूब हो गया। और ये टी पहले, टी स्क्वायर पहले से ही है, और ये जी यहाँ पे आ जाएगा, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। भाई हमें कैपिटल एम निकालना है, बाकी सब चीजों को हम उधर ले गए। बस अब क्या वैल्यू पुट करो, 4 इंटू पाई स्क्वायर, तो पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर करना है, आर क्यूब, रेडियस हमें दे ही रखी है, भाई वाली रेडियस दे ही रखी है ना, 1 इंटू 10 की पावर 11 -11 दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे रेडियस की, ठीक है। और जी हमें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आर में। और ये वाली जी की वैल्यू पता ही होती है वैसे भी, अगर नहीं दे रखी होती तो। और टाइम, क्या हमें टाइम पता है, अब देखो टाइम हमें पता है कि, अब यहाँ पे टाइम हमें पता है कि कितने चक्कर लगाता है अर्थ पूरे सन के, 365 दिन में लगाता है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब मुझे पता है 365 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, तो 365 डेज। अच्छा ठीक है, अब 365 मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 के अंदर कितने मिनट होते हैं, मतलब 24 घंटे हुए। और फिर हम 24 घंटे के अंदर और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, मतलब 1 हो गया ना, तो 24 इंटू 1, 1 के अंदर कितना हो गया मेरे पास, फिर ये 24 घंटे, और इसको हम किस क्या बोल देंगे तरह से, मतलब 60 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि सेकंड में तभी तो निकल पाएगा, राइट। और ये इसका स्क्वायर, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी होगी, लेकिन मुझे तो तरीका बताना है कैसे सॉल्व करना है। आई नो कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, बट यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। अप्रोक्सीमेट आंसर हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमें तो बस करने का तरीका देखना है कैसे सॉल्व करना, तो हम ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ये सब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आना लाजमी है, ठीक है। तो बस एम हम यहाँ से निकाल लेंगे, सब कुछ पता है हमें। टाइम नहीं दे रखा था, तो ऑफ कोर्स हमें तो पता ही है ना कि भाई ये जो अर्थ है सन के चारों ओर कितने दिन, कितना टाइम लगता है, उसे पूरा 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो 365 डेज लगते हैं, तो इस तरीके से सिंपल है भाई, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, बाकी मुझे लगता है कर लिया जाएगा ये भी। Yes, so now we have our next question here. How far from the earth must a body be along a line towards the sun so that the sun's gravitational pull on it balances that of the earth? सन एंड अर्थ डिस्टेंस इज गिवन टू यू, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, ठीक है। कह रहा है मास ऑफ सन इज इतने टाइम्स, एक्स टाइम्स यू कैन से ऑफ द अर्थ। तो अभी कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द अर्थ मस्ट अ बॉडी बी अलोंग अ लाइन टुवर्ड द सन सो दैट द sun's gravitational pull on it balances that of the earth। ओके ओके, इसका मतलब कह रहा है कि हमने सन और अर्थ के बीच में कोई ऐसी चीज रख दी है कि अब हमें उस पॉइंट पे रखना है कि जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है एक ऑब्जेक्ट का, देखो भाई सन भी उसे खींचेगा और अर्थ भी उसे खींचेगा, तो इस तरीके से रखना है कि वो कितना हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। इसको मैं कैसे समझाऊंगा, अब देखो मान लो ये मेरे पास सन है, ये सन है मेरे पास, और ये मेरे पास अर्थ है। तो सन और अर्थ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हमने क्या करा, इसके बीच में एक बॉडी रख दी हमने। अब ये जो बॉडी है, अब देखो इस बॉडी को सन भी खींच रहा है, तो एक फोर्स यहां लग रहा है, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को ये अर्थ भी खींच रहा है, तो क्योंकि ग्रेविटेशन लगता है। अब हमें ये बताने कि हम इसे कहाँ पे रखें कि ये बिल्कुल इस पे ये भी, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो जाए। तो अब हमें ये बताने कि इसे कहाँ पे रखना चाहिए।
तो अब मान लो कहाँ पे रखना चाहिए भाई टोटल, अब हमें क्या टोटल डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का, देखो हमें टोटल डिस्टेंस तो ही रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये दे रखा है हमें आर, इजंट इट। भाई आर तो हमें दे ही रखा है कि अर्थ और सन के बीच का इतना डिस्टेंस है टोटल। चलो एक एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसके बीच का टोटल डिस्टेंस ये आर ही है, जो हमें गिवन भी है। तो मान लो हमने इस छोटे से ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, जहाँ पे ये जीरो फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये एक्स है तो फिर ये कितना हो जाएगा टोटल, मतलब तो फिर इस ऑब्जेक्ट का अर्थ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर माइनस एक्स। भाई अगर ये टोटल आर है और हमने इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रखा है जहाँ पे दोनों फोर्स ये आपस में इक्विलिब्रियम जैसा शो कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अगर ये एक्स है तो टोटल इस साइड कितना हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा यार माइनस एक्स, बच्चों वाली बात है ये भी। तो इसका मतलब कौन से दो फोर्स, तो हमारे पास दो फोर्स हैं और हमें एक्स निकालना है। तो हमारे पास दो फोर्स हैं, ये है, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये एक रैंडम ऑब्जेक्ट है ना बीच में जो रखा है, तो एक रैंडम ऑब्जेक्ट बोलते हैं चलो इसे। तो ये आर और अर्थ के बीच में फोर्स लगेगा, और यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, आर और सन के बीच में लगेगा, रैंडम और सन के बीच में। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, एम आई राइट। तो इसका मतलब दो फोर्स कौन से इक्वल हो जाने चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स इक्वल दिखने हैं, कौन कौन से, एक है रैंडम प्लस अर्थ, और एक फोर्स क्या हो जाना चाहिए, रैंडम ऑब्जेक्ट एक, ठीक है, और एक मेरे पास है सन, ठीक है। तो हमने एक बॉडी रखी है, अब जरा बताओ इन दोनों के बीच का फोर्स क्या क्या होगा। तो वही वाली बात, जी एक आएगा मेरे, मास आएगा अर्थ, ये मेरे पास हो जाएगा अपॉन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास जी है। अब ये मास ऑफ क्या है मेरे पास, सन। ऑल्दो हमें मास ऑफ सन का ये हमें रिलेशन दे रखा है, इतने टाइम्स ऑफ अर्थ, वो हम लगाएंगे अभी, अभी डोंट वरी, अभी हम ये भी लगाएंगे। और ये स्मॉल एम मतलब रैंडम का ऑब्जेक्ट, रैंडम का मास, ये एम आर लिख देते हैं रैंडम का मास, क्योंकि रैंडम से देख रहे हैं ना हम तो। और इसका डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास हमने बीच में एक मास रख दिया है रैंडम, तो अब इस इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इधर लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ रैंडम इंटू रैंडम एंड अर्थ। और ये क्या लग रहा है, रैंडम इंटू सन, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इक्वल अपोजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो तो जी से जी कट जाएगा, और ये मेरे पास मास ऑफ, अच्छा ये एम आर भी तो कट जाना चाहिए, रैंडम का मास, तो रैंडम रैंडम का ही मास कट गया। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, तो मेरे पास एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो एम एस था ही था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ, राइट। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, देखो क्वेश्चन में हमें यही तो गिवन था कि मास ऑफ सन जो है वो कितना है, इतने 3 पॉइंट टाइम्स है इतना अर्थ का। तो यही तो देखो, मास ऑफ सन कितने टाइम्स है, 3.24 इंटू 10⁵ टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो इस एम ई को मैं उधर लेके चले जाऊं नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये एम एस अपॉन में एम ही हो जाएगा, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो एम एस अपॉन में एम ही किसके बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इसके इतने टाइम्स है, 3.24 इंटू 10⁵, इजंट इट। भाई एम एस की जगह पे ही आप एक काम करो, एम एस की जगह पे यही रख दो ना, इतने टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कट जाएगा, तो यही तो आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो अब ये पूरा स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बचेगा, आर माइनस एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁵ 6, 10⁵ सॉरी। अब 10⁵ है तो कितना आना चाहिए, तो भाई इसको तो हमें अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, तो रूट है मेरे पास, तो अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा ये। देखो अब मैं इतना तो देख पा रहा हूँ कि ये कितना निकलना चाहिए, देखो अगर मैं इस जीरो दो जीरो इसको देता हूँ, तो ये 10⁵ हो जाएगा, तो 10⁵ का, तो ये मेरे पास जीरो हो गया एक, और ये 3240 हो जाएगा, 3240 का मतलब क्या होता है, तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 570, राइट। तो 570 के अराउंड आ जाएगा ये मेरे पास, अप्रोक्सीमेट करके देखेंगे तो हम, ठीक है। तो अब ये 570 आ गया, बस अब तो हम कर ही लेंगे। भाई हमें आर तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, आर कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻10 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आर तो टोटल है ना, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो भाई अब तो आराम से निकल ही जाएगा, ठीक है ना।
तो बस हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x कितना आ जाना चाहिए मेरे पास, r अपॉन में x, और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 571। x से x 1 हो गया ना, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू r अपॉन में 571। भाई r अपॉन में x माइनस का x अपॉन में x 1 हो गया, ये -1 को इधर ले जाओ तो +1 हो जाएगा। तो फिर r कितना बचेगा, 570, r अपॉन में 570। r हमें गिवन दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 10, और ये 570 कैलकुलेट करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इसका मतलब अर्थ से इतने टाइम्स पे मेरे पास वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और वो बैलेंस हो जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल था ये भी। सी, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। If the earth were made up of a lead of relative density 11.3, if earth were made up of lead, अगर मतलब अर्थ पर आपका लेड का बना हो तो उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है वो 11.3 दे रखी है। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है। हमने पढ़ा हुआ है ना ये कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये रेशियो होता है रिलेटिव, राइट। तो अगर 1 से ज्यादा होता है तो वो हैवी होता है उससे, वाटर से, वो डूब जाता है। तो अभी हमसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी दी वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे, आपको रेडियस दे रखा है, जी दे रखा है। अब देखो भाई यहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, बाकी तो नहीं दे रखा। तो हमें क्या है, हमें तो भाई रियल डेंसिटी चाहिए ना, रिलेटिव डेंसिटी इसने दे रखा है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्राइमरी मतलब 9th क्लासेस में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, जैसे हम ये चेक करते हैं कोई चीज डूबेगी नहीं डूबेगी, कितना डूबेगी, आई मीन तैरेगी फ्लोट करेगी। ये हम वैसे बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं, मैंने बताया भी होगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि अब हम मास वास कुछ नहीं दे रखा, तो डेंसिटी का आगे यूज होने वाला है, तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर में पता होता है और रिलेटिव डेंसिटी हमें दे रखा है। तो क्या ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 11.3। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कितना दे रखा है, दिया होता है यूजुअली 1000। ठीक है, तो इससे डेंसिटी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो डेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगी इससे 11.3 इंटू 10 की पावर 3 kg/m³, kg/m³। तो ये मेरे पास डेंसिटी निकल जाएगी। अब हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो इट इज इक्वल टू gm/r² होता है। तो अब ये मेरे पास, अब देखो मास तो हमें दे नहीं रखा था, तो नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा g/r², और मास मेरे पास कितना हो जाएगा, तो मास मेरे पास होता है जैसे डेंसिटी को लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो अब हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, और ये डेंसिटी मेरे पास रो हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 4/3 π g r रो, या रो r g, राइट। तो बस इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और मेरे पास आ जाएगा। तो 4/3, ये है 22/7, और g की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, और रो की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। क्योंकि रो अभी भी हमें निकाल लिया ना, ये एक्चुअली में जो रो है ना, इसी को तो हम डेंसिटी बोल रहे हैं इसकी। तो ये जो रो अभी हम बोल रहे हैं, तो यही तो मेरा रो निकला है डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे आप डी लिख लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हमने डी मान लिया था, इसी को आप रो मान के चल लो या डी मान के चल लो, क्योंकि उस टाइम पे भी जब फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं तो हम मान लेते हैं। तो डी भी हमने निकाल लिया। बस, तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो r² से r² कट गया, तो इस फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल g आ जाएगा। तो स्मॉल g कितना आना चाहिए, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3, पाई का मतलब 22/7, जी हमें पता ही होता है भाई, यही आया ना। एक सेकेंड भाई, देखो हमारे पास 4/3, ठीक है, जी कितना होता है हमारे, मतलब पाई कितना है 22/7, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और फिर क्या है मेरे पास आर, आर कितना होता है 6400, या उसी को मीटर में लिखना है तो फिर 6.4 इंटू 10 की पावर 6। और अभी डेंसिटी कितनी आई है
तो यही तो बस मल्टीप्लाई करना। आई नो कैलकुलेशन थोड़ी है, लेंथी है, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट का यूज करवा दिया कि आपको ये बात पता ही नहीं पता, रिलेटेड डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब एक फॉर्मूला और भी होता है जी का, जो क्या होता है 4/3 पाई GR रो। GR रो बोलो या GRD बोलो, डेंसिटी एक ही बात है। तो ऐसे भी हम कर सकते। सी, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो अ बॉडी वेट्स 50 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो 50 kg उसका वेट है अर्थ पे। हाउ मच विल इट वेट ऑन द मार्स, मार्स एक दूसरा प्लेनेट है, whose mass is 1/9 and the radius is 1/2 of that of the earth। तो कह रहा है कि एक दूसरा प्लेनेट है मार्स, मार्स का जो मास है, मार्स जो प्लेनेट है उसका जो मास है वो अर्थ से 1/9 है, और जो रेडियस है वो 1/2 है। तो कह रहा है कि अगर अगर अर्थ के ऊपर किसी का वजन 50 आ रहा है, तो जरा बताओ मार्स पे कितना आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा अर्थ था, तो अर्थ में मान लो 50 है, तो अब वो मार्स पे आ गया है, मार्स का वजन 1/9 है अर्थ से और हाफ रेडियस है। तो अब जरा बताओ वहां पे कितना वजन आना चाहिए। तो अगर तुम लोग अगर चले गए, ठीक है, मार्स पे, तो कितना आना चाहिए, और बाकी सब कंटेंट में दे रखा है कि ये सब रिलेशन है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं, तो हमारे मार्क्स पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, उतना ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये सब रिलेशन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम भाई वो उसका कुछ भी चेंज करो, हमें उससे क्या मतलब है, हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा तो उतना ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब बेसिक चीज हमें क्या पता है, जो मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो इट इज इक्वल टू GM/r² होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मेरे पास GM/r² है, तो ये तो एक, चलो ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो GM/r² तो होता ही है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे मार्स पे हो, तो अर्थ पे भी इतना होता है। मान लो अगर हम इसे इसी को मार्स पे देखते हैं, तो ये तो अब मार्स वाला यूज होगा। तो ये मार्स का एम है भाई, जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में तो फिक्स ही रहता है किसी का, कहीं यूनिवर्सल है वो तो जी। और ये पूरा मार्स का ले लिया अब हमने, ठीक है। और अर्थ का तो और अर्थ का भी हमें पता है, अर्थ का भी यही, तो अर्थ का कितना हो जाएगा GE, ठीक है। इट इज इक्वल टू कैपिटल जी, तो उतना ही रहेगा। ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें रिलेशन दे ही रखा है, ठीक है भाई। कोशिश करते हैं निकालने की। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एक काम करो, रेशो ले लो। तो ये है मेरे पास ग्रेविटी ऑफ मून, और ये है मेरे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का रेशो निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मून का, तो ये है मेरे पास GM/m अपॉन में r², और ये मेरे पास क्या हो जाएगा G मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो G से G कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या रेशो आ जाएगा, तो ये मेरे पास रेशो आ जाएगा, तो इट मीन्स इट वुड बी, तो ये m तो m रहेगा ही रहेगा, तो m से m ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास RE² से RM हो जाएगा। तो ये मास ऑफ मून और अर्थ का है, तो इसका रेशो कितना आना चाहिए। तो देखो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि मार्स का और अर्थ के रेडियस में कितना वो है 1/9 है वो। इसका मतलब जो मार्स है, मार्स और अर्थ का रेशो कितना हो गया फिर। भाई देखो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि जो मार्स का मास है वो 1/9 है कितना, अर्थ के मास से। तो इसको इधर ले जाओ अब, तो एम अपॉन में एम ही कितना हो जाएगा फिर 1/9। तो वो तो रिलेशन में यूज हो ही रहा है फिर। तो मास ऑफ कितना है वो, तो ये हो जाएगा 1/9। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मास ऑफ मार्स कितना है मेरे पास 1/9 ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे 1/9। जब हम मास ऑफ अर्थ लिखोगे यहाँ पे, तो एम ही से एम ही कट जाएगा ना, सिंपल। ऐसी मेरे पास क्या रेडियस का भी रिलेशन दे रखा है, तो रेडियस कितना दे रखा है, लेकिन रेडियस दे रखा है रेडियस इज 1/2। तो अगर रेडियस इज 1/2 है, तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए,
तो देखो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस, चलो आर को आर ही लिखते हैं हम, और नीचे कितना हो जाएगा, मून कितना दे रखा है 1/2 है कितना इसके, तो आर से आर ही कट जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए 1/9 इंटू ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास अब निकल के आया 4/9 आ गया, तो ये मेरे पास रेशियो निकल के आया है GM/G। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो जो ग्रेविटी है मार्स की, वो अर्थ से कितने टाइम्स हो गई फिर ये सब चेंज करने से, 4/9। तो मास जो ग्रेविटी है मार्स की वो अर्थ से 4/9 टाइम्स हो गई है। तो फिर भाई अब वेट भी कितना आना चाहिए फिर, भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, तो अगर मैं वेट निकालूंगा मार्स के ऊपर, तो वेट ही तो निकालना था, तो मास तो कांस्टेंट होता है हमेशा, मास तो कभी चेंज होता ही नहीं, लेकिन वेट चेंज होता है, तो वेट का मतलब mg हो गया। अब mg ये मास हो गया, मतलब ग्रेविटी हो गई मार्स की, तो m तो उतना ही रहेगा। अब ये हमने कितना निकाला है, ये हमने निकाला है 4/9 ऑफ GE। ठीक है, तो 4/9 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 4/9 अगर बाहर आ जाएगा 4/9, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ mge। और ये mg ही तो अर्थ का मास हो गया। अब m तो कांस्टेंट होता है और ये g अर्थ का है, तो ये वेट हो गया अर्थ का। क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें अर्थ के लिए वेट दे रखा था एक, बिल्कुल दे रखा है, तो अर्थ के लिए वेट कितना दे रखा है, 50। तो वेट का मतलब mg होता है, और देखो g अर्थ हो गया ये, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा फिर, तो बस 4/9 कर दो। वैसे यहाँ से भी समझ में आ गया था ये कि 4/9 हो गया है, तो बस 50 का 4/9 करना था, लेकिन ठीक है सीबीएसई में लिखने का तरीका भी होता है। तो 4/9 यहाँ पे अगर हम 50 लिखेंगे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा वो, तो 4/9 mg। और एक सेकंड, क्वेश्चन हमें कितना दे रखा था, वो 50 था, ये क्या था, एक सेकंड जस्ट, ये मैंने कितना लिखा था, ओ ये 90 लिखा था ना आई गेस। चलो 90 लिखा था, तो फिर 90 कर देते, 50 लिखा था तो 50 कर देंगे, ठीक है, जितना भी दे रखा उतना कर देंगे। 50 मान लो 90 दिया होता, तो फिर हम 4/9 कर देंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा, कट जाता है ना, इसलिए इसलिए 90 दे रखा होगा, तो आंसर कितना आ जाता फिर 40। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ का हमें दिया जा रहा था, तो बस फिर उसने दूसरे प्लेनेट की कंडीशंस दे रखी थी, तो उसका यूज करके मैंने जी निकाल लिया, और बस जितना दे रखा है उतना ही रिलेशन लगा दिया, कितना सिंपल था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, गारंटीड काफी ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना, तो वो काफी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। यस, तो अब हमारे पास हम एक काम करते हैं, वो ना लेके अब हम हाइट और डेप्थ के क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मेरे पास हाइट वाला ही केस है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस टू 36% फ्रॉम द वैल्यू एट सरफेस। अब देखो डेप्थ पे भी कम होता है वैसे, लेकिन ये डेप्थ पे तो गया नहीं, तो हाइट पे गया है, और हाइट पे भी कितना गया है मेरे पास 36, मतलब इतना गया है कि जी की वैल्यू कितनी हो जाए, 36% कम हो जाए। तो 36% अगर कम हो जाए, रिड्यूस बाय इतना, तो फिर रह कितना जाएगा, तो 36% कम हो जाएगा, तो इसका मतलब रह कितना जाएगा फिर, तो 64% रह जाएगा ना। अगर भाई हमने 36% को हटा दिया, तो इसका मतलब अब करंट जी, मान लो मैं किसी हाइट पे आ गया तो 36% कम हो गया, तो राइट नाउ अब जी का कितना परसेंट है मेरे पास, कैन वी से 64% है मेरे पास अब। तो भाई 36% अगर कम हो गया, भाई जितना होता है उससे मैटर करता है ना, जितना लॉस हो गया उससे थोड़ी मैटर करता है। तो मैं कितनी हाइट पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं उतनी हाइट पे पहुंच चुका हूँ जहां पे मेरे पास जी का कितना परसेंट है अब, क्योंकि 36 तो लॉस हो गया, तो 64% है मेरे पास जी का। अब जी का 64% का मतलब क्या हो गया, 64/100 इंटू में जी, तो इतना परसेंट अब मेरे पास जो सरफेस ऑफ जी है, मैं इतनी हाइट पे आ चुका हूँ जहां पे मेरे पास जी का 64% है राइट नाउ। अब मेरे को तो भाई बेसिक फॉर्मूला पता है, जी एच इज इक्वल टू जी 1 - का h/r, ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी, 2h/r होता है ना, तो मेरे पास 1 - का 2h/r हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, याद है ना। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो हमने फॉर्मूले सीखे थे दो, एक डी वाला और एक एच वाला। तो एक होता है मेरे पास हाइट के लिए जी 1 - का 2h/r, और एक मेरे पास होता है जी 1 - का d/r। तो ठीक है, ये मेरे पास है। देखो अब ना ये 2h/r मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन ना एक बात है, एक फॉर्मूला मेरे पास और होता है। ठीक है, ये तो मेरे पास है हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन जब हम ये डेरिवेशन करते हैं ना,
तो डेरिवेशन करते टाइम मेरे पास इसका एक फॉर्मूला और आता है, यहाँ पे करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है हाइट का, तो ये भी याद रखना है, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेशन करते समय ये भी आता है मेरे पास वहां पे। ठीक है, तो ये इससे इजीली निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली कहाँ से आया है, इस वाले फॉर्मूले से ही आया है। तो ये भी याद रखना है, जी एच इज इक्वल टू जी, तो जी एच जो होता है वो जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखो यहाँ से जल्दी से कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई कितनी हाइट पे पहुंच चुके हो हम लोग उतनी हाइट पे पहुंच चुके हैं जहां पे कितना हो गया है, वो 64 हो चुका है, 64% जी का। ये तो मैक्सिमम जी है ही है, राइट। अच्छा, और ये आर स्क्वायर है, ये मेरे पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, जी से जी कर सकता है मेरे पास, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, और यहाँ पे आर प्लस एच बचेगा, राइट। तो आर और आर अपॉन में एच, और ये मेरे पास 8 + 10 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे तो अब कितना आना चाहिए, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास रिलेशन एच इज इक्वल टू आर अपॉन 4। और हमें पता ही है कि जो रेडियस होती है अर्थ की वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, और ये 4 टाइम्स डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम किस वाले कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं 1600 किलोमीटर पर। सिंपल। तो इसलिए हाइट का ये फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन साथ में ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डेरिवेशन देखोगे तो ये भी फॉर्मूला दिख जाता है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर, अभी मैं उस मेन फॉर्मूले पे नहीं आ रहा हूँ, इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन और है। मान लो मैं मान लो यहीं पर एक क्वेश्चन देता हूँ कि तुमको हाइट बतानी है, लेकिन जो जी की वैल्यू हो गई है ना, वो अर्थ के सरफेस से हाफ हो गई है। मतलब आप उतनी हाइट पे चले गए हो कि अब जो जी की वैल्यू है वो आपकी हाफ हो गई है, इसका मतलब तो जी/2 कहां पर हो गया होगा, क्या लगता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट वेयर योर ग्रेविटी इज हाफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से हाफ हो गई है। तो भाई अब देखो मेरे पास वही फॉर्मूला है, जैसे कि हमें पता है, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, मैं राइट। ये फॉर्मूला हमने अभी तो पढ़ा है, राइट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो इसीलिए एक सेकंड में ये हटा देता हूँ ब्रैकेट से ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये मेरे पास है आर स्क्वायर और आर प्लस एच का स्क्वायर। तो अब ग्रेविटी कितनी हो गई है, कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं हम, तो ग्रेविटी हो गई है जी/2। ये भी कितना है मेरे पास, जी। अब ये मेरे पास आर स्क्वायर है और ये मेरे पास ये है, तो देखो बहुत सिंपल, पहले की तरह ही। तो ये आर स्क्वायर और आर प्लस एच का स्क्वायर है, तो जरा बताना क्या हो जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। अब 1/2 बचेगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे वहां पे। तो स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या, वन का तो वन ही रहता है, लेकिन ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास आर अपॉन में आर प्लस एच। तो इसका मतलब अब मैं इसे उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये, तो जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा आर प्लस एच अपॉन में आर इज इक्वल टू √2। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, तो आर प्लस आर प्लस का एच बाय आर, तो ये वन इधर आ जाएगा। तो जब वन इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √2 माइनस का वन इंटू में आर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अब √2 का मतलब क्या होता है वैसे, √2 का मतलब मेरे पास कोई बता सकता है, 1.41। तो 1.41 में से अगर एक मेरे पास वन चला गया तो ये कितना बचेगा, तो 0.41 बचेगा। तो 0.41 आर, और आर की वैल्यू हमें कितनी पता है भाई, तो आर की वैल्यू अभी तो बताया था ऊपर, 6400 होता है, राइट, किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर है, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट मेरे पास आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास वो एक सिंपल फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस का 2h/r, उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं, और ये डेरिवेशन जस्ट पहले वाला पार्ट है, तो इससे भी काफी आसान रहता है। ठीक है,
तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, डेप्थ वाले भी जब हम हाइट वाले कर लेंगे तो डेप्थ वाले तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। अब ये परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है कुछ ना कुछ परसेंटेज, तो देखो जितना पहले था, पहले में से माइनस अब जो हो गया है अपॉन में पहले वाला इनटू 100 होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेट है अभी वाला, और वेट मेरे पास किसी हाइट पे जाके कम हो गया, तो ये नया वाला वेट डिवाइडेड बाय वही पुराना वाला वेट इनटू में 100, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज। तो भाई अब ये कह रहा है कि आप एक सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर चले गए। भाई 30 किलोमीटर कहाँ, रेडियस ऑफ और 6400 किलोमीटर है, और ये 32 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो 6400 में 30 किलोमीटर तो बहुत ही कम है वैसे। तो कह रहा है तो बताओ कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। अब भाई हमें पता है हाइट पे आने से कम तो होता है, लेकिन ये हाइट तो बहुत ही कम है। तो जब ये हाइट अपने आप में बहुत ही कम है, तो यार ठीक है देखते हैं कुछ। तो देखो हमारे पास अब नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, G1 माइनस का 2h/r होता है, राइट। तो 2h/r होता है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, G मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो जब G मल्टीप्लाई होगा तो G1 माइनस का 2gh अपॉन में r हो जाएगा, राइट। ये तो होता ही है। तो अब एक काम करो, इस G को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G माइनस का GH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2gh अपॉन में r। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो भाई देखो परसेंटेज डिक्रीज में इसका कुछ रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो अभी G माइनस का GH हमने डिक्रीज तो निकाल लिया, ये है सिर्फ डिक्रीज, लेकिन क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज डिक्रीज निकालो। तो अगर हम परसेंटेज डिक्रीज निकालने की कोशिश करते हैं वेट के अंदर, तो देखो m से m तो पूरा कट ही जाएगा आपस में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो m से m पूरा कटना है, तो वो तो चलो कट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, G माइनस का GH अपॉन में ओरिजिनल G, ठीक है, m तो m कट ही जाएगा पूरा, और इंटू में 100। तो क्या मैं G माइनस GH ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, हाँ निकाल तो लिया ऊपर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो G माइनस GH की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 2gh अपॉन में r और डिवाइडेड बाई G। तो और इनटू में कितना है, 100। तो क्या G से G कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा ये 2h अपॉन में r, है ना, G से G कट गया, तो 2h अपॉन में r इंटू में 100। अब कितनी हाइट पे लेकर गया है वो हमको, 32 पर। रेडियस कितनी दे रखी होती है अर्थ की, 6400, और इनटू में 100, यही तो हुआ परसेंटेज डिक्रीज। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, 30 टू 2 जा 64, और 2 से 2 से ये कट गया। तो इसका मतलब कितना परसेंट डिक्रीमेंट आएगा फिर, सिर्फ और सिर्फ 1%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज, जी माइनस जी एच अपॉन में जी इंटू 100। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने यूज करके, ऑल दो हाइट काफी छोटी थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मैं नेगलेक्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जी माइनस का जी एच इधर आ गया, ये 2gh, और इसका यूज हमने कर लिया इस वाले परसेंटेज डिक्रीज को निकालने में। ठीक है, अगर हम वेट भी लेते तो एम आ जाता, यहाँ पे भी एम आ जाता, तो एम से एम कट ही जाता। ठीक है, परसेंट डिक्रीज इन वेट बोल रहा था, तो कुछ बच्चे बोलते सर आपने तो ग्रेविटी लिया है। तो भाई अगर वेट भी लेते तो भी तो एम से एम कट जाता, तो भी तो बात वही होती, एम आई राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से डेप्थ पे भी क्वेश्चन होते हैं। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, जी 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 इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का डी बाई आर। तो ये डेप्थ वाले क्वेश्चन आई गेस ये सब चीजें क्लियर है, और इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी का क्वेश्चन हम पार्ट लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के YouTube के सेशन के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने ग्रेविटेशन का बहुत थोड़ा पोर्शन टच किया है, लेकिन धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे हम सारा पोर्शन टच कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।